Yes, students, our next topic is transport of carbon dioxide. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अपन अब डिटेल के अंदर लेंगे कि ब्लड के मीडियम के थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे आपकी बॉडी के अंदर होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगी। ये दोनों जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं इन नीट एग्जामिनेशंस। सो फर्स्ट 100 ml of deoxygenated blood delivers 4 ml of carbon dioxide to alveoli। अब आप देखिए कि एल्वोलाई के पास में जो ब्लड जा रहा है तो उसमें से 100 ml में से कितनी ml जा रही है? 4 ml CO2 किसके पास में जा रही है? एल्वोलाई के पास में। ओके, अगर हम बात करते हैं 100 ml of oxygenated blood delivers 5 ml of oxygen to किसको देगी? ऑक्सीजन किसके पास जाएगी? टिश्यू के पास में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए 100 में से 4 ml जो है वो किसके पास में जा रही है आपके? दैट इज एल्वोलाई। अब इसी 100 ml में से 5 ml किसके पास में जाएगी? लेकिन ये कौन सा वाला ब्लड है? ऑक्सीजन ब्लड। आपके टिश्यू के पास में एट ए टाइम 20 ml तो लेके आता है, वो तो अपन ने ऑक्सीजन करी थी, लेकिन कितनी जा रही है? 5 ml। सेम यहाँ पर आपकी CO2 कितनी निकल रही है? 4 ml। कहां से? एल्वोलाई से, जो है वो बाहर की ओर आएगी। अगर मैं इससे पूछूं, दिस इज द 5 ml इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जैसे आप अभी बैठे हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आप बैठे हैं, सो दिस इज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। टिश्यू कितनी ऑक्सीजन ले रहा है? 5 ml। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। लेकिन अगर कोई वाइक्रस एक्सरसाइज कर रहा हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर हो, हाईली स्ट्रेस, बहुत ज्यादा जिम वाली एक्सरसाइज कर रहा हो, ठीक है, तब उसके अंदर ये 5 ml ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? दिस वन बिकम्स 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड डिलीवर्स 15 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर कौन सी एक्सरसाइज? वाइक्रस एक्सरसाइज। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी बॉडी का जो ब्लड है उसमें से 5 ml ऑक्सीजन आपका टिश्यू ले रहा है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, लेकिन वही टिश्यू 15 ml लेना शुरू कर देगा जब एक्सरसाइज कर रहे हो या आप वाइक्रस एक्सरसाइज कर रहे हो उस समय, ठीक है ना। सो दिस इज द जनरल थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से मीडियम के थ्रू होगा? सबसे फर्स्ट मीडियम है दैट इज फर्स्ट एज थ्रू प्लाज्मा। थ्रू प्लाज्मा। अब आप देखिए प्लाज्मा से कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है? दैट इज 7%। अब आप देखिए आपने ऑक्सीजन में कितना करा था? 3%। तो ये डिफरेंस क्यों आया है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water and plasma consists of water. More than 90% is water in plasma. So 7% ट्रांसफर हो रहा है किसका? CO2 का वाया प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं सेकेंड। सबसे ज्यादा CO2 ट्रांसपोर्ट होती है कौन से फॉर्म के अंदर? बाइकार्बोनेट फॉर्म। ट्रांसपोर्ट through which form? Bicarbonate। बाइकार्बोनेट फॉर्म। और बाइकार्बोनेट क्या है बेटा? HCO3। ये आपका क्या है? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर क्या हो रही है? ये ट्रांसपोर्ट हो रही है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और कितना परसेंट ट्रांसफर हो गई है? दैट इज 70%। इसी के आगे लिख देते हैं कितना परसेंट हो रही है? 70%। देखिए आप कहां 7-10 गुना आपने उसको कर दिया, ये कितनी हो गई? 70%। तीसरा जो हम लेंगे दैट इज
कार्बामिनो कंपाउंड। अब आप ये देखिए कार्बामिनो कंपाउंड जो है वो किससे फॉर्म हुआ है? हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ में मिलती है तो वो क्या बनाती है? कार्बो अमीनो कंपाउंड। ऑलमोस्ट 23% किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? दैट इज कार्बो अमीनो कंपाउंड। तो जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का 7% थ्रू द प्लाज्मा एंड 70% थ्रू द दिस बाइकार्बोनेट एंड दिस 23% थ्रू कार्बो अमीनो कंपाउंड। अब आपको जो चीज जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो जो आपको जो कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए वो क्या कॉन्सेप्ट है? पहला आरबीसी, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कार्बो अमीनो कंपाउंड कहाँ बनेगा? ये आरबीसी के अंदर ही तो बनेगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो क्या प्रेजेंट होते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ है? इसके अंदर ही तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आरबीसी के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है? पोटाशियम की। प्लीज रिमेंबर, इनसाइड द आरबीसी किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? पोटाशियम की। लेकिन जब आप आरबीसी से बाहर देखेंगे, प्लाज्मा के अंदर देखेंगे आप, तो प्लाज्मा में आपको किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी? सोडियम आयंस की। क्लियर? आरबीसी के अंदर आपको क्या मिला है? पोटाशियम। आरबीसी के बाहर प्लाज्मा में आपको क्या मिला है? सोडियम। और ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? डोनेंस मेम्ब्रेन। ये डोनेंस मेम्ब्रेन स्पेशल मेम्ब्रेन है, आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही ना समझें, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, हालांकि स्ट्रक्चर इसका सेम एज द प्रोटीन एंड द लिपिड स्ट्रक्चर, लेकिन ये डोनेंस मेम्ब्रेन सिर्फ अलाउ करती है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। अगर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है। पॉजिटिव के लिए कोई जगह नहीं है किसके पास में? डोनर मेम्ब्रेन के पास में। प्लीज रिमेंबर, यह क्या कर रही है? ओनली शिफ्ट नेगेटिव चार्ज आयंस। क्लियर? सपोज करो मैं ये कहती हूं कि इसके अंदर क्या था? HCO3। तो ये जो HCO3 है ये बाहर आ सकता है क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, ये बाहर आ गया। लेकिन यहां से मैं कहूं कि कोई दूसरा अंदर चले जाए इसके साथ में तो वो नहीं जाएगा, सिर्फ कौन जाएगा? नेगेटिव आयन। बाहर भी किसकी एंट्री हो रही है? नेगेटिव की। अंदर भी किसकी एंट्री हो रही है? नेगेटिव की, बिकॉज ये किसको शिफ्ट कर रही है? नेगेटिव चार्ज। अगर मैं कहती हूँ बाइकार्बोनेट बाहर आ रहा है HCO3, तो आपको ये मालूम होना चाहिए अंदर कौन जा सकता है? जैसे क्लोराइड नेगेटिव है तो वो अंदर जा सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि अंदर की साइड में मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम की परमेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, वो अंदर रहेगा, और बाहर की साइड प्लाज्मा में सोडियम की परमेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा रहेगी, और वो कहाँ रहेगा? बाहर की साइड में। तो ये जनरल चीज है। और अगर हम कहते हैं HHB, व्हाट इज दिस? दिस इज द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। इसको आप हीमोग्लोबिनिक एसिड भी कह सकते हैं। मैं इसका दूसरा नाम क्या दे सकती हूँ? हीमोग्लोबिनिक एसिड, या फिर आपने इसको क्या कहा था? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। तो अगर मैं इसको रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कह रही हूं या मैं इसको हीमोग्लोबिनिक एसिड कह रही हूं, तो एक चीज तो आपकी क्लियर है कि हीमोग्लोबिन कैसा नेचर का है? एसिडिक नेचर का। तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हीमोग्लोबिन का नेचर कैसा है? हीमोग्लोबिन का दैट इज एसिडिक इन नेचर। वो सारा अभी अपन करेंगे, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो कोई भी क्वेश्चन आता है एसिडिटी और अल्कलिनिटी के ऊपर पूछा जाता है आपसे हीमोग्लोबिन के अंदर, तो आप क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज दैट इज रिड्यूस्ड। ओके, यहाँ पर HHB बन रहा है तो रिड्यूस हाइड्रोजन आयन है, रिड्यूस प्रोटोन है, इसलिए क्या बना है? HHB। तो क्लियर? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्लाज्मा 7%, बाइकार्बोनेट 70% एंड कार्बो अमीनो कंपाउंड दैट इज 23%। तो अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है किस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज थ्रू बाइकार्बोनेट्स।
और आरबीसी की मेम्ब्रेन कैसी है? डोनन्स मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज जा सकता है और नेगेटिव चार्ज बाहर आ सकता है। दैट इज ओनली परमिएबल टू द नेगेटिव चार्ज आयंस। दिस इज व्हाट? डोनन्स मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर? तो अब अपन लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड और प्लाज्मा के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट इन ब्लड एंड प्लाज्मा। यस, अपन लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम पूरा डिटेल के अंदर जो है स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं आरबीसी। व्हाट इज दिस? दिस इज आरबीसी। ठीक है, इसको आपने किस में लिया है बेटा? ये आपकी हो गई ब्लड कैपिलरी। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्लड कैपिलरी। ओके, अब आप देखिए ये ब्लड कैपिलरी है और यहां पर आ गया आपका टिश्यू। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया बेटा? टिश्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज, ये हो गया आपका टिश्यू। ठीक है, इसको रख देते हैं नीचे, अच्छा पेन लेंगे यूज में। और दिस इज टिश्यू। टिश्यू किस में फ्लोट करता है? टिश्यू फ्लोट करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो स्पेस बाहर होती है टिश्यू के पास में, उस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्योंकि कभी भी ड्राई मीडियम के अंदर टिश्यू नहीं रहता। टिश्यू हमेशा कहां रहेगा? एक्वेटिक मीडियम के अंदर। प्लीज रिमेंबर, ऐसा नहीं आप सोचे कि सिर्फ ब्लड के अंदर जो है कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो टिश्यू बिल्कुल ड्राई होगा। नो, टिश्यू कभी भी ड्राई कंडीशन में नहीं रहता। यहां पर क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको आप क्या कह रहे हो? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आप चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अब क्या हुआ? इस टिश्यू ने क्या रिलीज करी? CO2। ओके, अब ये CO2 कहां जाएगी? प्लाज्मा में। आरबीसी के बाहर क्या प्रेजेंट है? व्हाट इज दिस? कैपिलरी के अंदर ये आरबीसी है और साथ में क्या है? प्लाज्मा। अब CO2 जो रिलीज हो रही है प्लाज्मा के अंदर, वो कितनी है? 7% CO2। क्लियर? 7% CO2 जो है किसके अंदर आ गई? प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा में ये CO2 आएगी, इसको कौन मिलेगा? वाटर, पानी। ऑब्वियसली प्लाज्मा में क्या है? पानी। अब ये CO2 और वाटर दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2CO3 नेगेटिव। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया है? बाइकार्बोनेट। ये क्या बन गया? दिस इज व्हाट? बाइकार्बोनेट। क्लियर? अब ये H2CO3 क्या करेगा? ब्रेक होगा। ऑब्वियसली अनस्टेबल कंपाउंड है, क्या हुआ? इसमें ब्रेक हुआ। ब्रेक होके ये क्या बनाया जाएगा? हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3 नेगेटिव। अब आप देखिए ये जो HCO3 बना है, बाइकार्बोनेट जो बना है, ये किसमें है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में किसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है? प्लाज्मा के अंदर होता है सोडियम। क्लियर? तो ये HCO भाई साहब जो है ये किससे मिल जाएंगे? सोडियम से। और क्या बना देंगे? दैट इज NaHCO3 नेगेटिव। प्लीज रिमेंबर, ये क्या बन गया है? NaHCO3 नेगेटिव जो है बन गया है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है? क्लियर? अब आप देखिए CO2 किसमें आई? प्लाज्मा में। कितने परसेंट आई? 7%। किससे कंबाइन हुई? पानी से। क्या बना? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या हुआ? ब्रेक हुआ। किसमें ब्रेक हुआ? हाइड्रोजन और कार्बोनेट्स में। कार्बोनेट फर्दर किससे मिल गए? सोडियम से। क्यों मिल गए सोडियम से? क्योंकि सोडियम ज्यादा था किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ठीक है? क्या मिल गया आपको?
NaHCO3। इससे पहले वाली स्लाइड में भी आपको बताया था, अंदर की साइड में आरबीसी में क्या ज्यादा होता है, पोटाशियम ज्यादा होता है, और बाहर की साइड क्या ज्यादा होता है, सोडियम। ओके, अब आ जाइए आप, ये CO2 7% वहां चलेगी। अब ये CO2 जो है ये एंट्री करेगी, ठीक है ना, क्या बनाएगी डायरेक्टली, बाइकार्बोनेट फॉर्म 70%। 70% ये CO2 क्या कर रही है, इस आरबीसी के अंदर क्या बनाएगी, बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर क्या होगी, ट्रांसफर। कैसे होती है वो अपन करते हैं। अब ये CO2 आ गई भाई 70%, ठीक है। कहां पर है ये CO2, आरबीसी सेल के अंदर। ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज व्हिच मेम्ब्रेन, डोनेंस। दिस इज डोनेंस मेम्ब्रेन, ये आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले भी अपन ने कराया ये। ओके, बाहर सोडियम ज्यादा था, अंदर पोटाशियम भाई साहब ज्यादा है। 70% CO2 आई। अब ये CO2 किससे कंबाइन करेगी, वाटर से। भाई पानी तो सब जगह होता है, अंदर हो या बाहर, ऐसा थोड़ी कि आरबीसी बिल्कुल खाली होगा, अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, और वो वाटर किसके साथ में एक्ट करेगा, CO2 के साथ में। इन्होंने क्या बना दिया, दैट इज H2CO3। लेकिन कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बनाया, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम लगा बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एक चीज याद रखना कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस की कैपेसिटी 10 मिलियन जो है टाइम ज्यादा होती है नॉर्मल रिएक्शन से। अगर मैं यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस लगा रही हूं तो इससे 10 लाख गुना जल्दी से क्या फॉर्म होंगे, H2CO3 बाइकार्बोनेट फॉर्म होंगे, ठीक है ना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस हैव 10 लाख मोर कैपेसिटी देन नॉर्मल रिएक्शन। ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की कैपेसिटी क्या हो गई, 10 लाख गुना ज्यादा बढ़ गई। अब ये एंजाइम जो है इसको क्या चाहिए, हमेशा ध्यान रखना कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को एक क्या चाहिए होता है, मेटल भी चाहिए होता है, एंड दैट मेटल इज जिंक। जिंक की प्रेजेंस में ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये अपन पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी, बट यू हैव टू नो दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेस वर्क वेरी परफेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो जिंक का होना बहुत जरूरी है। अब ये रिएक्शन 10 लाख गुना तेजी से, यहाँ पर भी वही रिएक्शन हो रही है बट वेरी स्लो। यहाँ पर क्या हो रही है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट। इन दोनों रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी CO2 वाटर के साथ कंबाइन कर रही है, बाइकार्बोनेट बना रही है। यहाँ पर भी CO2 वाटर के साथ कंबाइन कर रही है, बाइकार्बोनेट बना रही है। लेकिन ये रिएक्शन 10 लाख गुना जल्दी तेजी से हो रही है एज कंपेयर टू दिस प्लाज्मा बाइकार्बोनेट। ओके, ये इंस्टेंटली किसमें ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन एंड HCO3। क्लियर, ये बन गया। अब ये HCO3 जब सेल के अंदर है उसको किससे मिलेगा, कौन रहता है सेल के अंदर, पोटाशियम भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर पोटाशियम होगा, ये पोटाशियम के साथ में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये पोटाशियम के साथ में मिलेगा तो क्या बनाएगा, दैट इज KHCO3 नेगेटिव। आपको ये ध्यान रखना है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट अंदर बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर बन रहा है। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आता है कि पोटाशियम बाइकार्बोनेट कहां बनेगा। तो बाइकार्बोनेट तो दोनों जगह बन रहे हैं, लेकिन पोटाशियम बाइकार्बोनेट कहां बनेगा, आरबीसी के अंदर, और सोडियम बाइकार्बोनेट कहां बनेगा, आरबीसी के बाहर, प्लाज्मा में। अब ये रिएक्शन यहां पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है काम कर रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन आरबीसी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ में क्या कर गया, कंबाइन हो गया, क्या बन गया, ये रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिनोइक एसिड, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। आप इसको रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं या हीमोग्लोबिनिक एसिड भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, ये KHCO3 जो है, ऑब्वियसली
यहाँ पर ये रिएक्शन इतनी तेजी से चलेगी, इतना फास्ट ये रिएक्शन होगी कि KHCO3 बहुत सारे बन जाएंगे। जब 10 लाख गुना तेजी से ये काम चल रहा है तो आप सोचिए यहाँ पर इन रिएक्शन की तो भरमार लग जाएगी KHCO3 की। तो KHCO3 में से क्या होगा, पोटेशियम तो आ नहीं सकता, ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा और पोटेशियम क्या हो जाएगा, फ्री, और HCO3 कहाँ आ गया, बाहर। तो ये नेगेटिव HCO3 जो कि बफर की तरह काम करता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ये कहाँ आ गया, बाहर। अब बाहर ये आ रहा है कौन, बाइकार्बोनेट। जब बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो बाहर की कंडीशन कैसी हो जाएगी, प्लाज्मा का नेचर आपको मालूम है कैसा होता है, दैट इज एल्कलाइन इन नेचर। अब यहाँ पर अंदर की साइड में क्या है, एल्कलाइन बन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जब तक ग्रेडियंट बराबर नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर नहीं होंगे, तब तक रिएक्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्लॉक, खत्म हो जाएगी। ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है, ग्रेडियंट होगा तो एक्सचेंज होगा। आपको मालूम है हमारी बॉडी हमेशा कौन सी स्टेज में रहती है, दैट इज द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज। अगर हमारे अंदर इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाए तो क्या होगा, डेड, हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमारी बॉडी हमेशा किस में रहती है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर रहती है। तो यहाँ पर HCO3 बाहर आता जाएगा तो वो एल्कलिनिटी क्या करेगा, बना देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। HCO3 कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, और ये क्या कर रहा है, फर्दर सोडियम के साथ में कंबाइन होगा, तो ग्रेडियंट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए यहां से जो क्लोराइड होगा वो अंदर शिफ्ट होगा, दैट इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट। ये जो अंदर की साइड में मूवमेंट हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। टू मेक द बैलेंस ऑफ द ग्रेडियंट इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट जो है वो अंदर जाएगा, क्लोराइड अंदर जा सकता है क्योंकि ये डोनर मेम्ब्रेन है, इसमें से नेगेटिव चीजों का ही आदान और प्रदान। HCO3 नेगेटिव बाहर आया, उसको कंपनसेट करने के लिए Cl नेगेटिव अंदर चले गया, दैट इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। ओके, तो अब ये ट्रांसफर कितना हो रहा है, 7% ट्रांसफर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा से, 70% ट्रांसफर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का किससे, आरबीसी से। अब कौन बचा है, दैट इज द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन से कैसे ट्रांसफर होगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उसके लिए इसको अपन रब कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन। ओके बेटा, नाउ कम टू द ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट इज द हाल्डेन इफेक्ट एंड बोर इफेक्ट। हम दोनों के बीच में क्या लेंगे, डिफरेंसेस लेंगे और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम उसको क्लियर करेंगे। ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाल्डेन इफेक्ट। दूसरा कौन सा इफेक्ट है बेटा, बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट। सबसे पहली बात, ये दोनों ही इफेक्ट कब काम करेंगे, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज एल्डिहाइड एंड देयर इज टिश्यू। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बोर इफेक्ट की। बोर इफेक्ट, और ये हम ले लेते हैं बीच में अपना ब्लड की कैपिलरी। ओके, दिस इज कैपिलरी और ये आपका अंदर आ गया आरबीसी। ओके, अब आप देखिए जहां पर टिश्यू है वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा। टिश्यू के पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज्यादा। अब इस ब्लड के पास में, क्योंकि ब्लड एल्वुलाई से आ रहा है, दैट इज ऑफ सिस्टमिक आर्टरी, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है ज्यादा। टिश्यू के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पर ब्लड के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की, ठीक है।
और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अपन ने करा भी था 95 mmHg, इतनी ज्यादा यहाँ पर क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट इज 45 mmHg। ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा डिफ्यूज होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकती है, वाया प्लाज्मा, वाया कार्बो एमिनो कंपाउंड एंड वाया दैट इज प्लाज्मा दिस बाइकार्बोनेट। ओके, अब ये जो CO2 है, जब हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन इसको दे देगा तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ले लेगी, तो CO2 जो है इंक्रीज है वो किसके अंदर आ गई, CO2 आपके प्लाज्मा में, और कुछ CO2 हो सकती है किसमें पहुंच गई RBC के अंदर क्योंकि हीमोग्लोबिन तो दोनों ही जगह प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन खुद एक प्रोटीन है जिसके साथ में CO2 इजीली कंबाइन कर सकती है। अब ये जो CO2 है ये अंदर वाटर के साथ में क्या हो जाएगी कंबाइन। जब ये वाटर के साथ में कंबाइन होगी तो क्या बनाएगी H2CO3 बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट किसकी तरह काम कर रहा है, बफर की तरह काम करेगा, मेंटेन करेगा बैलेंस को। ये बाहर भी आ सकता है किससे, आरबीसी से, या ये फॉर्मेशन जो यहाँ पर हो रही है वही सेम फॉर्मेशन आरबीसी के अंदर भी चलेगी, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि आरबीसी के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, तो ये रिएक्शन अंदर भी चल रही है, लेकिन इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की वजह से ये रिएक्शन क्या होगी और ज्यादा इंक्रीज होगी। ये जो डिफ्यूजन हुआ है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रेकिंग, और आप कह सकते हो यहां पर डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो डिसोसिएशन होगा तो ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी और वो किसके पास चले जाएगी, टिश्यू के पास में, और यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा। ये डिसोसिएशन कहां पर हुआ, टिश्यू के अंदर। किसकी कंसंट्रेशन में हुआ, हायर कंसंट्रेशन और हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज बोर्स इफेक्ट। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन के, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो बोर इफेक्ट के अंदर आपने देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होगा, डिसोसिएशन। कहां हो रही है ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हो रही है किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। इसी को आपने क्या कहा है, बोर्स इफेक्ट। सिंपल सा है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द टिश्यू लेवल इज नोन एज बोर इफेक्ट। ओके, अब इसके जस्ट अपोजिट के अंदर आ जाइए आप, दैट इज द हाल्डेन इफेक्ट। हाल्डेन इफेक्ट कहां पर वर्क करता है, एल्व्यूलर लेवल पर, ठीक है, कहां पर वर्क करेगा, एल्वुलाई के लेवल पर ये क्या करेगा, वर्क करेगा। और यहाँ पर टिश्यू के अंदर काम नहीं कर रहा, ये एल्वुलर में। यहाँ पर इसका मेन पर्पस है CO2 को रिलीज करना। हम जो एक्सेल में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो किसकी वजह से निकल रही है, हाल्डेन इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए ये प्रोसेस कैसे होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है जब ये ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है, इसने ऑक्सीजन दे दी, अब यहां से कौन निकल गई, अंदर आ गई CO2, और CO2 ने क्या बना दिया, बाइकार्बोनेट। अब ये हीमोग्लोबिन तो फ्री बैठा है, ये हीमोग्लोबिन तो क्या है, फ्री। अब H2CO3 भी क्या होगा, इस आरबीसी के अंदर भी और बाहर भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किसके अंदर, H+ एंड HCO3 नेगेटिव में। ये वाला हीमोग्लोबिन जो यहाँ पर फ्री आपको दिख रहा है, ये हीमोग्लोबिन के चांसेस हैं कि वो इसके साथ में क्या हो जाएगा, कंबाइन, ठीक है ना, और क्या बना देगा, HHB, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, दैट इज द
इसको आप कह देंगे इस तरह से रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ये क्या है? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू किसके पास में आया? एल्वुलाई के पास। एल्वुलाई के पास में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। हीमोग्लोबिन का मेन टारगेट क्या है? ऑक्सीजन। वो किससे कंबाइन करने की कोशिश करेगा? ऑक्सीजन से कंबाइन करने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली ये वाली रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये HHB किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ में। और ये रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन जो है ये क्या हो गया? माइल्ड एसिडिक, दैट इज हीमोग्लोबिनिक एसिड। आपने इसको क्या नाम दिया है? हीमोग्लोबिनिक एसिड। यानी कि ये क्या है? एसिडिक नेचर है। एसिड नेचर अगर किसी का होता है या जरा सा भी माइल्ड एसिडिक बिहेवियर होता है तो वो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? रिलीज। अब इसमें से हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है किसके पास में आ जाएगा? ब्लड के अंदर। ये कहां पर आ गया? आपके ब्लड में। और ब्लड से इसमें आ जाएगा, इसमें प्लाज्मा के अंदर। इसी की रिएक्शन अपन ने करी थी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना है कि हीमोग्लोबिनिक एसिड एक क्या कर रहा है? माइल्ड HHB रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन एक माइल्ड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर किसको रिलीज करेगा? हाइड्रोजन आयंस को। ओके और हाइड्रोजन आयंस किसका काम करते हैं? दैट इज इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एसिडिक कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी ऑब्वियसली क्या होगा? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? ताकि ये CO2 के साथ में क्या हो जाए? डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CO2 के साथ में क्या हो जाएगा? इसका ब्रेकेज हो जाएगा और CO2 क्या हो जाएगी? फ्री। ये वाली कंडीशन जो है, ये कंडीशन क्या कर रही थी? ये CO2 जब यहाँ पर आ रही है, ये वाली CO2, तो ये CO2 क्या हो सकती है? यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, इस हीमोग्लोबिन ने किसके साथ कंबाइन कर लिया? दैट इज CO2। तो एल्वुलाई के अंदर ब्लड में ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन कर रही है? हीमोग्लोबिन से। और क्या बनाएगी ये? कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर जो कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा प्लाज्मा के अंदर, वो यहाँ पर पहुंच गया है और CO2 यहाँ से RBC में से होते हुए, ब्लड प्लाज्मा से होते हुए किसके पास में आ गई है? एल्वुलाई के पास में। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि रिलीज का काम कौन करेगा? हाल्डेन। ऑब्वियसली दोनों ही इफेक्ट क्या है? अपोजिट है। हीमोग्लोबिन जब भी जिसकी ज्यादा, सपोज करो PO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हीमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन कर लेगा? ऑक्सीजन के साथ में। अगर पार्शियल ये CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन किस साथ कंबाइन हो जाएगा? दैट इज विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन का जो नेचर है कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो उसके साथ में कंबाइन करेगा और जिसका कम होगा वो उसके साथ में कंबाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है कार्बो एमिनो ये जो क्या कहते हैं, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और ब्रेक होने की वजह से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। यहाँ पर क्या होगा? इसका फॉर्मेशन होगा किसके अंदर? ऑल्वुलाई के अंदर। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? HbO2। दोनों ही जगह अपोजिट रिवर्स एक्शन काम कर रहे हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन किसके साथ में कंबाइन हो रहा है? दैट इज CO2। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन किस साथ में कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन। आपको ये दोनों रिवर्स पाथवे याद होने चाहिए। हीमोग्लोबिन का नेचर आपको मालूम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या है? एक माइल्ड एसिडिक नेचर का एक कंपाउंड है जो लगातार हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है। इसी इफेक्ट को हमने क्या कहा है? हाल्डेन इफेक्ट। ओके, सो हाल्डेन इफेक्ट एक्ट एट एल्वुलर लेवल एंड बोर्स इफेक्ट एक्ट एट टिश्यू लेवल। वहां पर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? और ये भी शो करता है कि हीमोग्लोबिन का नेचर क्या है? एसिडिक। दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये चारों एक्टिविटी क्या कहलाती है? हाल्डेन इफेक्ट। ओके, तो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है कंप्लीट। अब माइनर सा जो है मायोग्लोबिन,
हम थोड़ा सा लेंगे और फीटल हीमोग्लोबिन को लेंगे और उसके बाद में अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट। ओके बेटा? Okay, after completing the Haldane and Bohr effect, now come towards the next pigment, that is the myoglobin. Myoglobin. देखो बेटा, आपने हीमोग्लोबिन तो पढ़ लिया है, अब हम करेंगे मायोग्लोबिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन मसल्स। नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन मसल्स। तो जिस तरह से हीमोग्लोबिन आपका ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, सेम वैसे यही ये मायोग्लोबिन आपकी मसल्स में प्रेजेंट है। अब हीमोग्लोबिन के पास तो क्या थे? 4 आयरन। ओके, दैट कंटेन्स ओनली 1 आयरन। तो एक ही इसके पास में क्या होता है? आयरन प्रेजेंट होगा। क्लियर? इसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन इसको मिलेगी वो तुरंत उससे कंबाइन करेगा। उसमें 4 है। इट हैव मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन। अगर हम इसका डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जैसे आपने बनाया था, सेम अगर हम इसके अंदर भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं तो हमें कैसा कर्व मिलता है? दैट इज हाइपरबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक कर्व इज ऑब्टेन्ड। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा अपन, ये कैसे बनेगा, क्या काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये ग्राफ है, ठीक है ना? इस ग्राफ के अंदर ये वाली लाइन जो है, ये तो क्या है? हीमोग्लोबिन सैचुरेशन परसेंटेज, ठीक है ना? और ये वाला क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सेम वही 10, 40, 80, ठीक है ना? इस तरह से अपन बना रहे हैं 100। सेम इसके अंदर भी कर लिया अपन ने 10, 40, 80, 100। तो एक पैरामीटर लिया है जस्ट मेजर करने के लिए। अब आप देखिए, अगर हम इसका सपोज करो हमने बनाया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व तो कैसा चलेगा? ये दैट इज द सिग्मॉइड, ये अपन जानते हैं। दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब आ जाओ आप बिल्कुल इसके अपोजिट के अंदर, दैट इज अगर मायोग्लोबिन वर्क करता है तो वो कैसे वर्कआउट करेगा। अब आप देखिए इसके अंदर मायोग्लोबिन का कर्व कैसा जाएगा? बिल्कुल हाइपरबोलिक, ठीक है ना? तो आप ये देखोगे कि इससे भी ज्यादा डायरेक्टली इस तरह का कर्व जो है आपको मिलेगा। दिस इज नोन एज हाइपरबोलिक कर्व। तो ध्यान रखना, मायोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन प्रेजेंट है? ओनली सिंगल आयरन, ठीक है ना? मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल्स के अंदर। इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है किससे? ऑक्सीजन बाइंडिंग से, ठीक है ना? तो मसल्स में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कौन कंप्लीट करता है? मायोग्लोबिन। ओके, एक और केस है जिसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज नोन एज द फीटल हीमोग्लोबिन। देखो, एडल्ट एक हीमोग्लोबिन है, हम इसको HbF से डिनोट कर लेते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फीटस के अंदर पाया जाता है, यानी कि बेबी 3 मंथ से लेकर 9 मंथ के अंदर है, तो उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी नॉर्मल वाले हीमोग्लोबिन जो हमारे अंदर है, यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। इसकी एफिनिटी क्या है? ज्यादा। किससे ज्यादा है? एडल्ट के हीमोग्लोबिन से। द रीजन बिहाइंड दैट कि फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन जो है इसके पास में क्या होगी? प्रेजेंट। हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 अल्फा एंड
टू बीटा चेन। ये जो गामा चेन है स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है इनका, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये है कि आपको ये अलग से 2 गामा यूनिट मिल रही है। अब ये गामा यूनिट की एफिनिटी जो है किसके साथ में, डाइफॉस्फोग्लिसरेट। आपको मालूम होगा, आपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंदर बीपीजी पढ़ा था, बाइफॉस्फोग्लिसरेट। इसको हम दूसरे किस नाम से बुला सकते हैं, डाइफॉस्फोग्लिसरेट के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है ना। इसकी एफिनिटी बाइफॉस्फोग्लिसरेट से क्या है, लेस। इसकी एफिनिटी ज्यादा है, ये जल्दी से बाइफॉस्फोग्लिसरेट से क्या हो सकता है, कंबाइन। ये क्या होगा, लेस कंबाइन होगा। तो अगर हम इसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखते हैं इस तरह से, सपोज करो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और ये सैचुरेशन विथ हीमोग्लोबिन। तो जब आप इसका कर्व देखोगे इसके अंदर आपने, ठीक है ना, ये अपन ले लेते हैं इसको 20, 40, 60, 80, 100। सेम यहां पर भी लेंगे अपन, ये 20, 40, 60, 80 और ये 100। तो जब आप इसका कर्व देखोगे तो इसका कर्व, सपोज करो ये है आपका ब्लैक स्केच, वो नहीं मार्कर, यस। हम इसका जब कर्व देखेंगे तो हमारा कैसा आएगा, आप जानते हैं इस तरह का सिग्मोइड शेप कर्व आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप गामा वाले फीटल हीमोग्लोबिन, ये कर्व किसका है, एडल्ट का, ठीक है ना। दूसरा जो कर्व होगा वो ज्यादा होगा कहां पर, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब हम बात कर रहे हैं HbF, फीटल हीमोग्लोबिन। इसका कर्व देखो, मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। प्लीज रिमेंबर, फीटल हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी किससे ज्यादा है, दैट इज hemoglobin have more capacity to combine with what, hemoglobin। तो यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी क्या है, मोर एज कंपेयर टू द किससे, एडल्ट हीमोग्लोबिन से, मोर देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। प्लीज रिमेंबर, ये कर्व जो जा रहा है ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ है कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड में। ये वाली जो साइड है दैट इज लेफ्ट साइड। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई जब फीटल हीमोग्लोबिन मैच करेगा तो उसका कर्व क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ज्यादा टिल्ट होगा लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड क्या जो कह रहा है, एसोसिएशन की बात कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। तो मायोग्लोबिन के बीच में और फीटल हीमोग्लोबिन के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक आयरन, ठीक है। तो इसकी एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा, और ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, फीटल हीमोग्लोबिन। तो फीटल हीमोग्लोबिन का जब आप ग्राफ देखते हैं तो वो ग्राफ जो है वो कहां आ रहा है, मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर ये एडल्ट का है, ठीक है, तो इसी के अंदर आप दूसरा देखेंगे, फीटल हीमोग्लोबिन का ग्राफ जो है वो यहां पर आया है। दिस इज ऑफ एडल्ट एंड दिस इज ऑफ फीटस, दैट इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके बेटा, क्लियर। तो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्लीट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम में पूछिए। ओके, गुड बाय बेटा।